जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर ज़ैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, बीएसएफ सीनियर ऑफिशियल्स ने पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया है और बीएसएफ ऑफिशियल्स की माने तो पाकिस्तान ने अभी जो 72 टेरर लॉन्च पैड्स हैं, उनको बॉर्डर के अंदरी इलाकों में शिफ्ट कर दिया है और जो ऑपरेशन सिंदूर रहा, उसके चलते पाकिस्तान के जो टेरर ठिकाने थे कहा ये जा रहा है, जैसा कि रिपोर्ट्स हैं और बीएसएफ का कहना है कि 118 से ज़्यादा जो आतंकी ठिकाने थे, वो उजड़ गए जो बॉर्डर के आस-पास थे और अभी 72 को भी वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है। और पूरी तरह से बीएसएफ पाकिस्तान से हर तरह के खतरे से लड़ने के लिए तैयार है और ये भी कहा कि अगर कोई भी सिग्नल सरकार की तरफ से मिलता है, तो हम आने वाले जो अगला साल है, पूरा जिस तरह से सरकार की तरफ से कहा गया था कि ऑपरेशन सिंदूर इज़ स्टिल ऑन, तो पूरे वर्ष के लिए तैयारी है और जिसमें हम पब्लिक के अंदर भी ये डिमांड देख रहे हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान लगातार परेशान कर रहा है, चाहे दिल्ली फिदायीन आतंकी हमला हो और जैसा कि एक्टिविटीज़ चल रही है नॉर्थर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स में दोनों ही, उस सब के चलते सिग्नल्स ये मिल रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हो सकता है। इसी पे हम बात करेंगे कि अगर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होता है या आगे इसी तरह से कंटिन्यू रहता है, तो पाकिस्तान को और कितना नुकसान हो सकता है। इसी पर बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल सुधाकर जी। बहुत स्वागत है सर आपका। जय हिंद, नमस्कार। Thank you, Amber, and thank you for inviting me to your channel once again. And all I would say in response to the points which you have alluded in next 10 to 15 minutes time is that हमें हर चीज को थोड़ा सा डॉट्स को जॉइन करना निहायत आवश्यक है। हुँ, विश्व के लेवल पे क्या हो रहा है, अमेरिका फॉर एग्जांपल, हुँ, और मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, और यूक्रेन में क्या हो रहा है ना, और प्लस पाकिस्तान के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के अंदर। हुँ, पाकिस्तान के बारे में चर्चा करते हैं, थोड़ा बहुत चाइना का परिस्थिति और थोड़ा बहुत बांग्लादेश के बारे में भी हमें पता होना निहायत आवश्यक है। सबसे पहले देखते हैं यूएस का क्या हो रहा है। यूएस का अभी जो है काफी सारे इश्यूज में डोनाल्ड ट्रंप का यू टर्न होने लगा है, और यू टर्न सो मच सो कि अ, उनका जो एक पर्सनालिटी इंडेक्स काफी हाई रेटिंग था पहले इलेक्शन कैंपेनिंग, और उसके बाद चंद एक महीनों के लिए बड़े बड़े वो प्रॉमिस करते रहे, वो हो नहीं पा रहा है, बल्कि इनकी जो नेगेटिव असर है वो एहसास करने लगे हैं। और वो खुद ही यू टर्न अभी मेरे गिनती के मुताबिक 3-4 चीजों में यू टर्न ऑलरेडी हो चुका है। एप्स्टेन फाइल को वो डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे थे, उसको उन्होंने बोल दिया ठीक है, होगा। इसी तरह वो H1B वीजा के बारे में कुछ था, वो भी उन्होंने बोल दिया कि उसको रिलैक्स करिए, चाहिए उनको फॉरेन क्वालिफाइड पीपल आर रिक्वायर्ड इन अमेरिका फॉर द गुड स्टोरी। इसी तरह और भी चीजें हैं जो जुड़े हुए हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये जो टैरिफ उन्होंने, पर्टिकुलरली जो टैरिफ का उन्होंने अभी स्केल डाउन करने लगे हैं काफी देशों के साथ बातचीत के बाद, धीरे धीरे ये कर लेने के। लेकिन बड़ी बात ये हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में अभी तक वो हियरिंग नहीं है, नहीं हुआ है अभी तक। जो उनका जो फेडरल कोर्ट से जाके टैरिफ के बारे में गया था, जो 1977 उनका जो कांग्रेस को ही पावर दिया जाता है 3% से ज्यादा, 3% से ज्यादा अगर टैरिफ इम्पोज करना है, इट इज ओनली द कांग्रेस विच इज टू एक्चुअली वैलिडेट या रेटिफाई द थिंग। प्रेसिडेंट के पास नहीं होता है, चाहे आप कितने इमरजेंसी पावर को एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में ये इनके फेवर में आएगा, ये भी एक झटका बड़ा लगने वाला है। तो साथ ही उनका जो डेट है 37 ट्रिलियन, कोई कोई जगह 38 ट्रिलियन, ये अभी बढ़ती जा रही है। डेट टू जीडीपी रेशियो इससे पहले 123% हुआ करता था, जो कि एक डेवलप्ड कंट्री के लिए ये बहुत हाई परसेंटेज माना जाता है, और ये काबू में लाना बहुत मुश्किल होगा, जिसके लिए उन्होंने DOGE स्टार्ट किया था एलोन मस्क के नीचे, और वो काफी हद तक वो कामयाब रहा नहीं। तो एलोन मस्क जो सुझाव दे रहे थे उसको उन्होंने अमल किए नहीं, तो एलोन मस्क भी मिडवे उन्होंने छोड़ छाड़ के चले गए। उसके आगे क्या हो रहा है क्या नहीं, इसके बारे में कोई ना उनका मीडिया कुछ चर्चा कर रहा है, ना कोई इसके बारे में फीडबैक देने के लिए तैयार है। इम्पोर्टेंट चीज है ये कह के मैं हैरान हो रहा हूँ कि जबकि वो एक्सटेंडेड आउटरीच दिखा रहे हैं,
जो उन्होंने प्रॉमिस किया था इलेक्शन के टाइम पे कि ये जो हमास और इजराइल की लड़ाई का जो उसको समाप्त कराएंगे और जो यूक्रेन वाला लड़ाई है वो भी करेंगे। इसके लिए 20 पॉइंट पीस प्रपोजल और जो सेंट्रल यूरोप यूक्रेन और रशिया के लिए 28 पॉइंट का जो पीस प्रपोजल दिए हैं, ये कहाँ तक सक्सेसफुल होगा मैं कह नहीं सकता। मिडिल ईस्ट जो है आपका, देखिए इजराइल, इजराइल क्या है, इजराइल इज एन एक्सटेंशन ऑफ यूएसए, यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये हो गया है एक्सचेंज ऑफ, काफी शुरुआत काफी अच्छा रहा है, एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स और जो उनके होस्टेजेस हैं, ये हो चुका है काफी हद तक, अभी कुछ बाकी है। उसके आगे मेरे सोच विचार के मुताबिक एक स्टम्बलिंग ब्लॉक होगा, ये जो हमास का जो डिसआर्म करने का जो ये है, और इंटरनेशनल स्टेबलाइजिंग फोर्स, वो जो बोर्ड ऑफ पीस जो बनाने जा रहे हैं, तो वो बोर्ड ऑफ पीस में जो स्टेबलाइजेशन फोर्स पाकिस्तान को कहा गया है काफी तादाद में देना पड़ेगा, तो आज कैसे वो हैंडल करेंगे मैं, मुझे नहीं पता है मुनीर साहब, क्योंकि उनका वेस्टर्न बॉर्डर दुरान लाइन के साथ तकलीफ है, ईस्टर्न बॉर्डर की तरफ वो तकलीफ उन्होंने ही क्रिएट किया है, और उनके जो पाकिस्तान के अंदर तकलीफ इमरान खान के बारे में कुछ खबर ना देने के कारण वो एक तनाव एक क्रिएट हो गया है। अगर वो कह रहे हैं कि ठीक ठाक है भैया, वो कैमरा लेके क्यों नहीं फोटो दिखा रहे हो, वीडियो कैमरा ले जाओ उधर, या कोई स्टेटमेंट उनका प्रेस ब्रीफ कराइए। उनका जो सिस्टर्स को मना कर रहे हो तो सिस्टर्स को क्यों नहीं, इसका मतलब संदेह कुछ तो है, दाल में काला कुछ नजर आ रहा है। तो नो स्मोक विदाउट फायर एंड नो फायर विदाउट स्मोक। अब मेरा विचार, मैं तो 15-20 दिन पहले से कहता आ रहा हूं कि इमरान खान को मार दिया है, ये अफगान टाइम्स में छपने से पहले मेरे पास जो है, मेरा गट फीलिंग ये था कि इसको जीने नहीं देंगे, ये मार देंगे। तो बीइंग अ सोल्जर एंड, क्योंकि पाकिस्तान इज नोन फॉर दैट ओनली, सो इसलिए ये इसका किस तरफ टर्न करेगा, और ये पाकिस्तान का नजरिया हमें ये देखना पड़ेगा कि अ, ये जो इमरान खान का कहानी है, इसी के साथ साथ मिलता जुलता कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 27, आर्टिकल 243 की अमेंडमेंट, और मुनीर का जो स्टेटस जो अपग्रेड हुआ है एज फील्ड मार्शल, एज द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, आर्मी की सुप्रीम कमांडर, प्लस नेवी एंड एयरफोर्स, कोई भी आर्म फोर्सेस में ये जो अलग अलग डोमेन्स होते हैं, उनके हेड के ऊपर एक आर्मी चीफ को इस तरफ लगा नहीं जाता है। आर्मी चीफ अलग होता है, एयरफोर्स का अलग होते हैं, नेवी का अलग होता है, और उस अगर सीडीएस उनको बनाना है, या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ या चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी चेयरमैन होता है, वो एक अलग होते हैं। जैसे इससे पहले उनके लेफ्टिनेंट जनरल शाहिर मिर्जा साहब थे, शमसबाद शाहिर मिर्जा जो नाम है उनका। तो इस तरफ एक आर्मी चीफ को आना, और उनके नीचे उनसे जो सीनियर है, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ जो है उनसे सीनियर है डेट ऑफ कमीशन के मुताबिक, एक सीनियर की जो अहदेदार उनके नीचे लगाना, ये डेफिनेटली एक डिसकंटेंटमेंट करेगा। प्लस पाकिस्तान का जो प्रमोशन एवेन्यूज हैं काफी सारे ये ब्लॉक कर देगा, तो उससे क्या होगा, डिससेटिस्फेक्शन होने जा रहा है। प्लस ये जो इमरान खान वाला मसला है, ये काफी भयानक हो सकता है। सो हमने ग्लोबल लेवल पे देख लिया यूएसए के साथ क्या हो रहा है, रशिया यूक्रेन के साथ किस हद तक वो सक्सेसफुल होंगे कहना बहुत ही प्री मेच्योर है। वी होप एंड प्रे कि इस पे उनको सक्सेस मिले। और इसी तरह मिडिल ईस्ट में कहाँ तक किस दिशा में जाएंगे, सीज फायर होने के बावजूद भी वो बम गिराते जा रहे हैं हिजबुल्लाह के ऊपर, हमास के ऊपर। अभी ईरान के साथ आज खबर मिला, मैं टीवी 9 में बैठा था, कि ईरान फायरिंग शुरू कर दिया उसका। उसको डर यह है कि किसी भी टाइम में इजराइल की तरफ से वो हमला हो सकता है। तो इस किस्म के वातावरण है ऐसा। और साथ ही ये भी देखिए चाइना और ताइवान की तरफ क्या हो रहा है। एक जापानीज प्राइम मिनिस्टर, न्यू प्राइम मिनिस्टर, उनके मुंह से ये जवाब निकला था कि अगर ताइवान के ऊपर हमला करता है चाइना, तो उस हालत में प्रॉक्सिमिटी काफी क्लोज होने के नाते तो जापान क्या एक्शन लेगा, मतलब मिलता जुलता एक्सप्रेशन ये था। ऑब्वियसली उन्होंने बताया कि वह जापान सर्वाइवल के लिए मिलिट्री एक्शन लेने अनिवार्य है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये इसके साथ जुड़ा हुआ जो चीजें हैं, मेरे ख्याल से आपके पॉडकास्ट के जरिए शायद हमने बोल डाला है कि 2015 को
उनका जो एक कलेक्टिव सिक्योरिटी उसको एक्टिवेट करना है, एक जो क्लॉज है एक लेजिस्लेचर में एक उन्होंने लॉ बनाया था। इट इज अ डिपार्चर, आर्टिकल 9 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 9 का जो डिपार्चर है, डिपार्चर क्या है, पैसिफिस्ट। पहले 1% ऑफ द जीडीपी मैक्सिमम यूज्ड टू गो फॉर डिफेंस बजट, अभी 1% से ज्यादा जा सकता है, नंबर एक। नंबर दो, 3 अलग अलग कंडीशन में वो अटैक कर सकते हैं, वो उसमें वाकया किया गया है। अटैकिंग उनके कॉन्स्टिट्यूशन में पहले था नहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, क्योंकि सिक्योरिटी वातावरण खराब होते जा रहा है और चाइना जो है असर्ट करते जा रहे हैं टाइम टू टाइम और जगह जगह, तो इसलिए उन्होंने स्पेशल एक प्रोविजन क्रिएट किया था। उसके मुताबिक वो 3 कंडीशन सही जवाब दिए हैं, लेकिन वो जवाब पसंद नहीं आया चाइना को, तो उसने वो यूएन के साथ उठा लिया है। यूएस के साथ भी काफी गर्मा गर्मी बात हुई है। डोनाल्ड ट्रंप इन माय ओपिनियन एज एन इंडिविजुअल वो लड़ाई नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको चाइना से अमेरिका के लिए बहुत फायदा उठाना है। चाहे आप कॉर्न की बात करिए या आप कॉर्न के अलावा क्या है, व्हाट इज दैट यू कॉल, न्यूट्रिला, न्यूट्रिन, ये जो सेंट्रल यूरोप सेंट्रल अमेरिका में जो प्रोड्यूस होता है, काफ़ी मात्रा में पड़ा हुआ था, वो ब्राज़ील की तरफ शिफ्ट हो गया था टैरिफ के चक्कर में। कौन, चाइना। तो चाइना के साथ बातचीत करके फिर वापस उन्होंने ले आए हैं। तो ऐसा हालत में अभी वो ये भी बातचीत हो रहा है कि जो क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट, इसके ऊपर कंप्लीट डोमिनेंस चाइना का है, तो उन्होंने वेपनाइज करके थोड़ा पूंछ मोड़ने की कोशिश किया है। तो उसके ऊपर भी उन्होंने कुछ लिया है रिलैक्सेशन फॉर 1 ईयर, कि 1 साल तक इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं डाला जाएगा और सप्लाई चेन रेगुलर और कंसिस्टेंटली होते रहेंगे। तो ये इसके साथ तो फिलीपींस और चाइना के बीच में वो टक्कर चलते रहता है साउथ चाइना सी में। ऐसा हालत में जो लड़ाई का माहौल है, ताइवान, ताइवान अभी ये शायद पहली बार उन्होंने एक असर्टिव और ओपनली उन्होंने बताया है कि ये चाइना के साथ वो मिलेंगे नहीं। तो ये है मोटा मोटा वातावरण। तो ये वातावरण के साथ आप यहाँ पे देखिएगा कि हिंदुस्तान के अंदर ऑपरेशन सिंदूर के बाद काफी जोर शोर से काफी तैयारी चल रही है। ये तैयारी चलने का कारण ये है कि ऑपरेशन सिंदूर से ये जाहिर था कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ करेगा, और 5 अगस्त 2024 से ये हरकत करना शुरू कर दिया था बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में शेख हसीना जाने के बाद एक्चुअली मीडिया एक चीज के बारे में बात नहीं कर रहा है, वो है कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो उनका हेड है, क्या वोल्क वुल्ज जो नाम है, उनको रिक्वेस्ट किया गया था 15 जुलाई से लेके 15 अगस्त, पहले मैं 5 अगस्त का व्याख्या किया था, लेकिन मेरे को कोई जो लोग इसको गहराई में जानते हैं उन्होंने करेक्शन किया है बांग्लादेश से ही, बोला नहीं ये 15 जुलाई से लेके 15 अगस्त तक ये टाइम दिया गया था। तो उन्होंने इसको एग्जामिन किए हैं, एग्जामिन करके तो उन्होंने ये बताया है कि विदाउट एनी डाउट कैटेगोरिकली बताया है कि ये एक एक रिटेलिएटरी एक्शन है, नंबर एक। नंबर दो, ये कोर्ट ऑफ लॉ में सस्टेन नहीं कर सकता है। नंबर तीन, ये जो इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल है, ये ट्राइब्यूनल सिर्फ उसका मैंडेट था कि 1971 का जो पाकिस्तानी क्रिमिनल्स और बांग्लादेश के जो कोलैबोरेटर्स थे जिन्होंने जेनोसाइड और किडनैपिंग और उनके जो 3 मिलियन मतलब 30 लाख लोगों को मारा था, उससे ज्यादा मेरा स्टडी कह रहा है करीब 40-46 लाख है, लेकिन वो कह रहा ऑफिशियली अखबारों में छपने लगा है कि 30 लाख लोगों को मारा था, उससे ज्यादा, प्लस 250,000 वुमेन को रेप किया था। उनके खिलाफ उनका देश का एक पेंडिंग एजेंडा चलते आ रहा था। अवामी लीग का एक कमिटमेंट था इलेक्शन कैंपेनिंग में कि इसका कोर्ट क्रिएट करके एस्टेब्लिश करके ये सारे जो विक्टिम्स हैं उनको जस्टिस दिलाना है। तो उसी मैंडेट के मुताबिक कैंपेनिंग का जो मैंडेट था उन्होंने उसको फुलफिल करने की कोशिश किए हैं। लेकिन मैंडेट अगर ये था कि 1971 के कोलैबोरेटर्स और क्रिमिनल्स को ट्रायल करना है, जस्टिस दिलाने के लिए विक्टिम्स को, अगर ये मैंडेट था, वो मैंडेट से बदल के एक हेड ऑफ द स्टेट,
हेड ऑफ द स्टेट मतलब द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश के, जो इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, अभी तक वो रिजाइन नहीं किए हैं। उनके खिलाफ उनका लाइफ सेंटेंस, डेथ सेंटेंस जब इम्पोज किया जाता है, उसके लिए कम से कम पार्लियामेंट का अमेंडमेंट होना निहाती जरूरी है, या कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट जो कि नहीं हुआ है। प्लस शेख हसीना को मौका नहीं मिला है कि क्रॉस एग्जामिनेशन का अपॉर्चुनिटी के लिए। इस तरह बहुत सारे हैं। और लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रेस जो चुप करके रहा है कि ये जो रिपोर्ट गया है उसमें चैप्टर 6 को इन्होंने उससे किताब से हटा के दबा दिया है। तो व्हाट इज चैप्टर 6? चैप्टर 6 कह रहा है 5 अगस्त 2024 से लेके 15 अगस्त 2024 के बीच में जो रिपोर्ट है, वो यूनाइटेड नेशन का जो ह्यूमन राइट्स कमीशन वाले जो रिपोर्ट दिए हैं, उन्होंने ये कहा है कि दो ब्रुटैलिटी, एट्रोसिटी, किडनैपिंग, मर्डर, रेप, जो भी है, लिंचिंग, या पुलिस स्टेशन को जलाना या डिस्ट्रॉय करना, 639 पुलिस स्टेशन में से 450 से ज्यादा पुलिस स्टेशन डिस्ट्रॉय किए गए हैं या डेमोलिश हुआ है, या 400 से ज्यादा जो अवामी लीग के जो वर्कर्स हैं उनको मार दिया गया है। और इसी तरह बहुत सारे डिटेल जो है ये 5 अगस्त के बाद हुए हैं, ना कि उससे पहले हुए हैं। यानी कि शेख हसीना के टाइम में हुआ है, डिस्टर्बेंस स्टार्ट हुआ है, कुछ तो कैजुअलिटी है, 1400 का फिगर है उसमें, लेकिन ज्यादा उसके बाद हुए हैं एट्रोसिटी वगैरह जो है। तो ये चीजें उन्होंने वो दबा दिया है, और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके बारे में बात नहीं करता। तो ये सारी चीजें, प्लस अभी दिल्ली ब्लास्ट जो हुआ है 10 नवंबर को, इससे जो खुलासा हो रहा है 30 कार खरीदे गए हैं, 30 में से 3 पकड़े गए हैं, प्लस आपका 15 टन का जो वो एक्सप्लोजिव है उसमें से सिर्फ 3 टन पकड़ा गया है। प्लस ये जो नेटवर्क धीरे धीरे खुलासा होते जा रहा है, नए नए लोग निकलते जा रहे हैं, उनका पाकिस्तानी जो हिजबुल जैश ए मोहम्मद के साथ जो कनेक्शन है, ये चीजें भी सामने उभर के आ रहे हैं। ये जो खुलासा कर, प्लस इंपॉर्टेंट चीज है कि राइसिन एक पॉइजनस केमिकल है, सबसे पॉइजनस केमिकल, कैस्टर ऑयल से उसको डिराइव किया जाता है। ये जो हैदराबाद और गांधीनगर, अब गुजरात के बीच में जो लिंकेजेस हैं, ये सारे सामने जो उभर के आ रहे हैं, इससे काफी प्लस ये जो प्लान अभी पुतिन साहब का जो विजिट है 5 अगस्त, 5 दिसंबर, 4-5 दिसंबर को, उसके साथ पहले ये प्लान किए थे कि 6 दिसंबर का जो अयोध्या वाला जो एनिवर्सरी होगा, तो उसके साथ मिलता जुलता टाइमलाइन के मध्य नजर रखते हुए ये पूरा इंटर स्टेट सीरियल ब्लास्ट करने का उनका इरादा था। इंटर स्टेट मतलब 150 से ज्यादा ब्लास्ट इकट्ठा करना चाह रहे थे। और मैं सिर्फ मिसाल के तौर पे दे रहा हूँ, पुलवामा में जो हुआ था ब्लास्ट, सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे, उसमें 100-150 केजी एमोनियम नाइट्रेट प्लस और एक इंग्रेडिएंट को मिला के उसको एक्सप्लोजिव बनाया गया था। तो इसी जी। तरह आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये 150 से ज्यादा आपके ये हो सकते हैं। प्लस अल्फला यूनिवर्सिटी जो पकड़े गए हैं, अभी एक बंकर, बहुत बड़ा बंकर कह रहे हैं कि ये अंडरग्राउंड और एक मदरसा, तो मदरसा भी वो थोड़ा-सा ज़मीन के नीचे थोड़ा-सा ज़ जमीन के बना रहे नीचे थे। ये पकड़ा गया है। तो इस हुँ। किस्म की जो चीजें निकल के आ रहे हैं, उससे ये जाहिर है कि कुछ बड़े रकम का ये प्लान करने जा रहे थे, और सीरियल ब्लास्ट होने जा रहा था। तो ऐसा परिस्थिति लेकिन के सर बीएसएफ जो बता रहा है कि पाकिस्तान ने 72 जो लॉन्च पैड्स हैं, टेरर लॉन्च पैड्स, उनको अंदर उसमें शिफ्ट कर दिया है। ऐसा ये पाकिस्तान की कोई टैक्टिकल कुछ स्ट्रेटजी है या फिर कुछ और बस मैं पाकिस्तान ये चालाकी इसी कर रहा है? सवाल का जवाब देने के लिए थोड़ा-सा लंबा ज़रूर, क्योंकि ये व्याख्या करना निहाती आवश्यक है, क्या हो क्या रहा है, आई नो ताकि सर। हाँ, डॉट्स को जॉइन कर सकते हैं। पाकिस्तान ऐसा हालत में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो झटका लगा है, वो अभी तक उन्होंने एहसास नहीं किया है। मुनीर साहब का एक एक आर्मी लॉसेस होने के बाद मिसाल के तौर पे कल ही एक थिंक टैंक, ऑस्ट्रेलिया का थिंक टैंक ने एशिया की पावर्स लिस्ट आउट किया है, जी सर, जिसमें वो मैंने अमेरिका का मान इसमें है, बताया। चाइना का मान है, हिंदुस्तान आई थिंक थर्ड है, जापान हुँ। उसके बाद आ रहा है, फोर्थ में है शायद, इस तरह कुछ अलग-अलग नाम लिखे हैं। और हिंदुस्तान का जो स्टेटस पहले मिडल पावर, उससे पहले मिडल पावर में थी। हुँ। मिडल पावर जो है वहां से ऊपर चढ़ के सीढ़ी के जो ग्रेजुएशन ये है, वो आके अभी बन गया है एक पावर, सुपर पावर की बराबर हो गया है। ठीक है नहीं? सो उसका 40 पॉइंट है हिंदुस्तान का, पाक चाइना का बढ़ा नहीं है,
चाइना का जो रेटिंग है वो एक्चुअली यूएसए का कम हुआ है, वो 83.7 था समथिंग, अभी कम होके 80.3 हो गया है। पाकिस्तान सॉरी चाइना क्लाइम तो नहीं किया है उसका, क्योंकि इसमें चंद एक चीजें देखते हैं उसमें, इकोनॉमी, मिलिट्री माइट। जो हिंदुस्तान का जो लिखा हुआ है, जो तीसरी नंबर पे है, एक पावर बन गया है एशिया में, रेकनेबल पावर, वो उसमें ऑपरेशन सिंदूर का जो सक्सेस है वो हाईलाइट कर रखे हैं। तो उससे ये जाहिर है कि ये जोर जबरदस्त, एक्चुअली काफी एक झटका लगा है पाकिस्तान को, और वो चाहे कबूल करे ना करे, तो उसकी जो बरखिलाफ अगला जो ऑपरेशन सिंदूर होगा, ये मेरे ख्याल से ये 88 घंटे वाला नहीं होगा। ये हो सकता है कि 6 घंटे में खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा जगह और ऐसा टारगेट और ऐसा उसका यूनिवर्सलिटी रहेगा, कंप्लीट लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ पाकिस्तान, ऐसा जगह पे साइमल्टेनिटी के साथ, और अलग अलग लेयर्स, ठीक है कि नहीं, अलग अलग लेयर जो है पे जो अटैक होगा, ये उनको खुद वो अभी से उनको, अगर वो समझ चुके हैं कि हिंदुस्तान क्या काबिल है करने लायक, तो मेरे ख्याल से छेड़ाखानी करना ठीक नहीं होगा। इसीलिए इसी डर को मद्देनजर रखते हुए ये जो उनके टेररिस्ट कैंप्स और लॉजिस्टिक बेसिस जो आगे की तरफ है, और पर्टिकुलरली जो लॉन्च पैड ना, लॉन्च पैड क्या होता है? लॉन्च पैड वो जगह होता है, एक सेफ हाउस होता है। इनके जो आर्मी के पोस्ट हैं, एलएसी एलएसी है, 740 किलोमीटर लंबा है बॉर्डर के साथ। तो ये लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी जो लाइन ऑफ कंट्रोल, इसका एलओसी कोई कोई जगह 100 मीटर, कोई कोई जगह आई बॉल टू आई बॉल कॉन्टैक्ट, कोई कोई जगह करीब 1 किलोमीटर पीछे उनका, हमारा 1 किलोमीटर इस तरफ, कोई कोई जगह पहाड़ के ऊपर हम बैठे हैं और उनका नीचे पहाड़ के नीचे, कोई कोई जगह पहाड़ के ऊपर वो बैठे हैं, हम नीचे हैं। इस तरफ वो लाइन ऑफ कंट्रोल जो है डिप्लॉयमेंट हो रखा है। जहां जहां पे पाकिस्तान के डिप्लॉयमेंट एरिया है उधर बंकर्स बने हुए हैं, और यही बंकर जो है उनका गांव जो हैबिटेशन है, कोई ना कोई गांव आसपास में ऑलरेडी है। तो गांव के साथ ऐसा एक मकान को चुनते हैं, सेफ हाउस बोलो या जो लॉन्च पैड बोलिए या स्टेजिंग पॉइंट बोलो, वो आके वहां रहते हैं, गांव के साथ मिला के रखते हैं, ताकि वो कोई शक या सस्पिशन ना हो, ताकि उनका जो हरकत है गांव वालों की तरह हरकत करके आके वो स्टेज कर लेते हैं वहां पे। ये तब होता है जब उनका ट्रेनिंग पीछे से खत्म हो जाता है। पहले ट्रेनिंग की जो जगह जहां जहां पे था, वो ट्रेनिंग की जगह भी शिफ्ट होने लगा है, कहां पे? दुरान लाइन की तरफ। ये कुछ दिन पहले न्यूज में आया था। वहां पे काफी काफी झगड़ा भी हुई है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, क्योंकि अब ये खैबर पख्तूनख्वा में जाके जगह अख्तियार करते हैं। पश्तून का उनका एक है, एक ट्रेडिशनल, एक ऐतिहासिक उनका जो कल्चरल वैल्यू है, उनके इलाके में कोई अगर बाहर वाले आके रहते हैं तो उनको पसंद नहीं है। तो उनका कुछ हुआ है, तो मैं हुआ है उनके साथ, किसके साथ? जैश मोहम्मद के साथ या लश्कर ए तैयबा के साथ। दूसरा, लश्कर ए तैयबा, जैश मोहम्मद, ये शुरू से ही एक दूसरे को देख नहीं सकते हैं। तो मतलब जैश मोहम्मद क्रिएट क्यों हुआ था? लश्कर ए तैयबा को काबू में रखने के लिए। इनका भी कुछ हुआ है। तो दुरान लाइन के साथ मुझे नहीं लग रहा है कि कैंप एस्टेब्लिश हुई है। वो एक खबर हो सकता है कि पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, या साइकोलॉजिकल ये कुछ किए हैं। मेरे को लग रहा है कि इनकी रीलोकेशन हुआ है। पहले जो एक ही जगह केंद्रित हुआ करता था, कंसंट्रेट हुआ था, जो एक एक बड़े रकम की टारगेट एक दिखा दिखा रहे थे दुश्मन को, उसको उन्होंने तोड़ ताड़ के 2 से 3 ग्रुप बना दिए हैं अलग अलग जगह। तो वो ग्रुप में लॉजिस्टिक, रेस्ट, रिफिट, रिकूप प्लस ट्रेनिंग भी हो रहा है कहीं छुपाव, पहाड़ियों की छुपाव में। और ये चीजें ट्रेनिंग जब हासिल हो जाता है, तो उसके बाद आते हैं वो स्टेजिंग पॉइंट, ये जो लॉन्च पैड कह रहे हैं, एकदम। वो गांव के हुँ, साथ आने के बाद एक गाइड हुँ, होता है, वो गाइड वहां से ले जाता है उनका जो डिफेंसेस जहां पे बंकर बने हुए हैं और लाइन ऑफ कंट्रोल का हमारा फेंसिंग है, बीच में नो मैंस लैंड होता है, वो माइंस लगे हुए हैं, उनको रास्ता मालूम है किस रास्ते से जाना है। वहां पे पाकिस्तान आर्मी ने इक्का दुक्का करके बंकर्स, कोई कोई मस्जिद के नाम पे, जैसे वो बंकर्स बनाए। मजार टाइप जैसे होता है ना, जो हरे रंग के जी, कपड़े हुँ, शुक्रवार के दिन में ये समझ गए। करते हैं, तो ऐसा मज़ा उसी बहाना करते हुए कुछ ना कुछ वो मस्जिद टाइप वो बना के उसको बोलते हैं स्टेजिंग पॉइंट या लॉन्च पैड।
तो ओके। एक तो हो गया गाँव से हुँ, लेके वहाँ पहुँच गए, वहाँ पहुँचने के बाद फेंसिंग पार करते हैं। जनरली ये एक ही रात का ऑपरेशन होता है, ठीक है नहीं? और प्लस उनका वो बैट एक्शन होता है। जब इस हुँ। किस्म की होता है तो वो आर्टिलरी फायर करते हैं, स्मॉल आर्म्स का फायर होता है एक सवाल मैं और आपसे और जानना चाहूँगी, वो अगर फ्री रेड करते हैं, रेड करने के बाद वो आते हैं अंदर। लेकिन ये जो हुँ, लोकेशन पीछे की तरफ आप कह रहे हैं, हुँ, पीछे की तरफ सिर्फ यही है कि वो अपना बचाव की अ, बंदोबस्त कर रहे हैं। अगर आगे की तरफ शो विंडो में अगर दिखाने लगे, तो शायद ये काफ़ी नुकसान पहुँचने का खतरा रहता है, इसलिए वो पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो पीछे की तरफ जाते हैं तो हिंदुस्तान की तरफ एक और चुनौती आ जाता है। इनको सही इंटेलिजेंस, सही एक्यूरेट डाटा उसको हासिल करना एक एक नया एक चुनौती हो जाएगा। बस यहाँ तक मेरा खत्म होता है, अभी आप सवाल पूछ सकते हैं क्या? सर, एक सवाल में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो बीएसएफ ने भी बताया है कि 72 जो टेरर लॉन्च पैड्स हैं, वो इनलैंड डीपर इनलैंड में शिफ्ट किए हैं। तो सर, इसका मतलब क्या ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान कोई और कोवर्ट अटैक्स प्लान कर रहा हो? जैसे कि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हमारे सामने ये सर जो सारी चीज़ें जो पकड़ा गया अमोनियम नाइट्रेट और एवरीथिंग, ये सारी रिपोर्ट्स हैं कि 26/11 जैसा हमला कर सकता है। प्लस इमरान खान की जो खबर चल रही है, तो ये सारी चीज़ें क्या एक ऐसा हो सकता है कि दिखाने के लिए कुछ और चल रहा है, वो करना कुछ और चाह रहे हैं? समथिंग बिल्कुल, लाइक दैट। बिल्कुल हो सकता है। मगर आप बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया है। दुश्मन के साथ जब लड़ाई करते हैं, सरप्राइज़ और डिसेप्शन एक सेंट्रल पॉइंट होता है। कुछ करते हैं, कुछ दिखाते हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये करेंगे ज़रूर। और सबसे बड़ा चीज़ जो एक्शन होगा, मेरे अंदाज़ के मुताबिक, क्योंकि आप अपना ध्यान 5 अगस्त 2025 को ले लीजिए, इनका जो डीजीआईएसपीआर है, उस दिन हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब ने कोई स्टेटमेंट दिया था कि अगला जो ऑपरेशन सिंदूर 2 होगा, ये बड़े रकम के ऑपरेशन होगा। उसमें सबको, चाय वाला हो, धोबी हो, चपरासी हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, सबको मिलना पड़ेगा। देश की जो सिक्योरिटी अपैरेटस के साथ है, सब मिल-जुल के काम करना। मिलना मतलब क्या? आपको जो नज़र आ रहा है उल्टा आउट ऑफ ऑर्डिनरी हो रहा है, उसका रिपोर्ट देना चाहिए सिक्योरिटी अपैरेटस को। चुप करके रह जाएँगे तो वो गलत कर रहे हैं आप फिर, ठीक है नहीं? इसलिए देशवासियों को एक मोटिवेट करके गैल्वेनाइज़ करने के वो प्रयास किए थे। उसके साथ चीफ ऑफ द एयर स्टाफ भी काफ़ी बयानबाज़ी दिए हैं और हमारे एनएसए साहब जाके वही चेन्नई में उन्होंने ये बताया है कि नॉट इवन आप बताइए कोई अगर एक विंडो पैन अगर कहीं टूटा हुआ हो, इसका मिसाल लाइए। वो सबको चुनौती दिए थे और साथ ही उसी दिन उनका जो आईएसपीआर का जो डीजी है, डीजी आईएसपीआर, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद चौधरी साहब, उन्होंने एक बयान दिया था कि इस बार वो हिंदुस्तान के ऊपर हमला काफ़ी गहराई हिंटरलैंड के अंदर करेंगे और पूर्व दिशा से स्टार्ट होगा, यानी कि बांग्लादेश की तरफ से। और वो आसिम मुनीर ने बांग्लादेश भी कहा था सर ये। हासिम मुनीम हाँ, उन्होंने भी बोला है। बांग्लादेश का परिस्थिति सबको मालूम है। उनका 5 फरवरी से पहले इलेक्शन होना है 2026 को। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 2 महीने पहले यानी कि 5 दिसंबर तक उनका इलेक्शन कमीशन चंद एक एक्शन ले लेना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टीज़, कैंडिडेट सिलेक्शन, कैंपेनिंग में क्या-क्या होगा वगैरह-वगैरह। तो मुझे नहीं लग रहा अभी जैसे हरकत हो रहे हैं, ये चीज़ें वो कर पाएँगे कि नहीं, आई डाउट। तो कहीं शायद यूनुस का कुछ प्लान, कुछ छुपा हुआ प्लान है। वो छुपा हुआ प्लान मैं आपके चैनल के थ्रू शायद मैं बोल चुका हूँ ऑलरेडी। उनका ये है कि वो इलेक्शन कराना नहीं चाहते हैं और बांग्लादेश का आर्मी अभी तक होल्ड बैक करके पीछे रह रहा है। कोई एक्शन ले नहीं रहे हैं। नज़र रखा है उन्होंने क्या हो रहा है, क्या नहीं। ठीक है नहीं? ये जो चीज़ें इस आपको मोटा-मोटा वातावरण आपको मैंने बता दिया। तो बांग्लादेश से जब अटैक होगा, उनका मेन टारगेट क्या है? मेन टारगेट है मेरे ख्याल के मुताबिक उनका हो या ना हो, हमारा सेंसिटिव टारगेट है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। लॉट ऑफ डिफेंस एक्सपर्ट्स एंड एनालिस्ट जो हैं, वो डिसमिस करते हैं, अरे कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ कुछ हो या ना हो, देश को प्रस्तुति या तैयार रहना निहायती आवश्यक है। कोई ऐसा ना हो, कोई पहलगाम 2 अगर हो जाएगा तो हम तो वी शुड कट आवर नोज़
and I'll not be able to show my face to my country. नहीं, At यू आर least राइट सर। दिल्ली में फिदाइन अटैक हो रहा है और अब तक ये मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ा ये उपलब्धि रही थी कि अब तक कोई इस तरह का आतंकी हमला नहीं हुआ। दिल्ली में होता है, वो भी लाल किले के बाहर। तो ऑफ कैपिटल कोर्स और हमारे लाल लिए ये बड़ी बात है सर। सो इसलिए हमें इसको मैं जैसे कि बार बार बोलते रहता हूँ, वो ग्लोबल कैलिफेट बनाना चाह रहा था कौन, आईसिस, वो बना नहीं जी। पाए। 2014 को डैश ने अनाउंस किया था। 2019 को जब 5 अगस्त 2019 को हमारा वो आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ, 35 अल्फा नया रीऑर्गेनाइज हुआ जेएनके, तो उसके साथ आईएसआई और आईसिस दोनों हाथ मिला लिए, मिला के एक वेस्ट बंगाल में, एक है जम्मू में, एक महाराष्ट्र में रीजनल कैलिफेट में, क्योंकि स्लीपर सेल्स यहाँ पे एक्टिव थे। हम्म। और साथ ही ये 2023 को उन्होंने एस्टेब्लिश कर लिया। 24-25 को उन्होंने यूपी में, असम में, यूपी, असम, बिहार का किशनगंज डिस्ट्रिक्ट, ये 3 जगह, प्लस उन्होंने एक मैप निकाल के वो प्रेजेंट दिए हैं उसको, द चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ गए थे बांग्लादेश में, उसमें ग्रेटर बांग्लादेश का एक नक्शा निकाल दिए। ठीक है ना। सो इस किस्म की जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का एक पहलू है, प्लस रोहिंग्या ब्रदरहुड काफी एक्टिव हो गए हैं, उनका ट्रेनिंग चल रहा है वहां पे, यूएसए का भी मौजूदगी वहां पे बढ़ती जा रही है। प्लस एक यूएसए का एक था पैरा कोई एसएफ का, स्पेशल फोर्सेस का, किसी का देहांत हुआ एक होटल में, सुनने में मिला था ओपन मीडिया से कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब या कोई इंपॉर्टेंट लीडर को वो एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे, इस किस्म की खबर आया है। तो ये जो है वो हिंदुस्तान को कहीं ना कहीं किसी भी तरह हमारा जो प्रोग्रेस है, तरक्की है, इसको रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी आज के दिन में हिंदुस्तान का कल ही आया था मीडिया में कि 8.2% इस क्वार्टर का, जो क्वार्टर एंडिंग सितंबर, 8.2% अगेंस्ट द प्रिडिक्शन ऑफ आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। उन्होंने कहा था कि 6.2 या ऐसा कुछ था, काफी लेसर परसेंटेज था। आप देखिए कहाँ इट वाज दे प्रेडिक्टेड 6.5। 6.5, कहा प्रिडिक्शन 6.5 और कहा 8.2, मतलब ये तो इट बिकम्स लाफेबल। एंड साथ ही एशिया में एक वन ऑफ द पावर्स, इंडिया हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द रेकनेबल पावर, ठीक है ना, यूएसए, चाइना, उसके बाद इंडिया। रशिया का भी नंबर नहीं है, रशिया का भी नंबर नहीं, रशिया है, इट हैज बीन अकाउंटेड, पाकिस्तान इज 16 नंबर। तो ये जो चीजें हो रहे हैं, तो उससे एक चीज जाहिर है कि हिंदुस्तान का है काफी जो ताकत है, काफी मजबूती होते जा रही है, कैपेबिलिटी एनहांसमेंट होते जा रहा है। लेकिन चंद एक चीजों में हमें डबल डाउन करके थोड़ा और स्पीड के साथ एक्शन लेना निहायत आवश्यक है। आत्मनिर्भर भारत के ऊपर ध्यान देना आवश्यक है। और हमारा ये जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इकोनॉमी में 3 पहलू होते हैं, एग्रीकल्चर, सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट पिकिंग अप। वो परसेंटेज 16.7 था, हम टारगेट बनाए थे 2014 को कि 2020 तक इसको 25% करेंगे। अभी 2025 हो गया है, वो आगे बढ़ने की जगह वो पीछे चला गया 15.9%। तो क्यों जा रहा है और एग्रीकल्चर में क्यों बढ़ते जा रहा है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा गहरा स्टडी करके सरकार को कोई ऐसा ठोस एक्शन लेना चाहिए ताकि वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के ऊपर कोई बाधा ना आए, ताकि हमारा जो यूथ बल्ज है सर, उसके 65। पीछे मुझे जो मोटा-मोटा रीज़न नज़र आता है वो ये कि हमारे जो स्टार्टअप्स हैं वो ज़्यादातर कॉपी पेस्ट और असेंबल प्रोडक्ट्स ज़्यादा वो प्रेफ़र करते हैं। चाइना से कंपोनेंट्स मँगाए, असेंबल किया और बेच दिया। इनफैक्ट शॉर्टकट पीयूष गोयल मारना जी ने चाहते भी हैं, इस चीज़ को हाइलाइट किया। शॉर्टकट तो मार रहे हैं, वो चाहते हैं ओवरनाइट सक्सेस हो के वो बिरला टाटा जैसे बन जाए, उसके लिए बड़ा मेहनत करना पड़ता है। और मेहनत का रास्ता जो है वो शॉर्टकट कभी नहीं होगा। इसलिए ईमानदारी हुँ, और हुँ। वफादारी का रास्ता और मेहनत की रास्ता सबको अपनाना चाहिए, तब जाके देश आगे की तरफ जा सकता है। जहां तक आप ये जो कह रहे हैं फिदाई नाटा के बारे में, मैं काफी, मेरा एक आर्टिकल छपा था 31 मई 2025 को, ये मुनीर को जब उन्होंने प्रमोशन दिया था फील्ड मार्शल रैंक करने के बाद, हुँ। मैं चंद एक चीजें उसमें प्रेडिक्ट कर रखा हूँ। मैं जी केमिकल सर, अटैक मैंने का भी कर रखा हूँ, वो डर्टी बॉम्ब का भी गुंजाइश है। इसी तरह अलग अलग जो मल्टी सिटी सेंटर में टारगेट करेंगे, कहाँ, जहाँ पे हमारे जो इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी हो रहा है, जहाँ पे हुँ, मोबाइल i17 आपका असेंबल होता है, फॉक्सकॉन हुँ, जहाँ कर रहा है, ठीक है हुँ। कि नहीं, जहाँ पे
मतलब ज्यादातर आपको इंजीनियरिंग क्वालिफाइड जो कैंडिडेट्स होते हैं, एक ही बॉम्ब से करीब 150, 200 या 400 मर जाएंगे। मतलब आप देखिए कितना पोटेंशियल लॉस हो सकता है। न्यूक्लियर साइंटिस्ट को अटैक कर सकते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स को भी टारगेट कर सकते हैं। सो इसलिए हमें थोड़ा सा सावधानी के साथ और चौकन्ना रहना निहायत आवश्यक है, जी, ताकि इस किस्म की जो चुनौतियाँ हैं। दुश्मन जो चुनौतियां पोज कर रहा है, उसको हम सही तरीके से टक्कर दे सकते हैं। दैट इज ऑल आई हैव बिल्कुल टू सर। से। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत सर। थैंक यू।